टू सुपरवे क्लासेस माई सेल्फ समर प्रताप सिंह। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 3। ये हमारा साइंस का चैप्टर 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके अलावा पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था, और पार्ट 3 में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हर चैप्टर के 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला न्यूमेरिकल, दूसरा थ्योरिकल। थ्योरी जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो होते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो कि हूबहू नोट्स में हेडिंग आती हैं, उनको हम नोट्स में से याद करके आंसर में पुट कर सकते हैं। जैसे अगर इस चैप्टर की बात करें तो अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसके अलावा पीएच मान क्या होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम सीधा थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं और उनको उठा के हम वहाँ पर याद करके लिख सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जो हमें नोट्स में से नहीं मिलते। अगर हमने चैप्टर को ढंग से समझा होगा तो हम इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, वरना हमें दिक्कत आएगी। तो हम इस वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे जो हमें मिड ऑफ द चैप्टर आते हैं, यानी कि चैप्टर में से समझ के हमें अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज में करने होते हैं। इसके अलावा हम और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो न्यूमेरिकल पार्ट्स में से आते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता दे दिया होता है तो पीएच मान निकलवाता है। तो इस तरह के भी हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम इस चैप्टर 2 के पहले 13 क्वेश्चन है, इनको देखेंगे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखिए, इनमें से क्वेश्चन 1 है हमारा, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, ये एक रटने वाला क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं, इसमें ऐसा समझने वाला कुछ नहीं है। अम्लीय वर्षा क्या होती थी ये हमने पार्ट 2 में देखा था। अम्लीय वर्षा होती क्या थी? जब बरसात होती है या पहली बरसात होती है, पहली दूसरी बरसात होती है, तो हमारे पर्यावरण में SO2, NO2 आदि गैसों के कारण ये अम्लीय वर्षा होती है। होता क्या है कि जब बरसात होती है तो बरसात का पानी SO2, NO2 गैसों को अपने साथ मिलाकर पृथ्वी पर गिरता है, जिसकी वजह से पानी का जो नेचर होता है वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। उसी को हम बोल सकते हैं अम्लीय वर्षा। और उसका जो पीएच होता है वो 5.2 होता है, 5.2। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है। तो देखिए, हमने जब पीएच स्केल बनाया था तो उसमें शुद्ध जल का पीएच भी इंडिकेट किया था। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7। ठीक। अब नीचे के क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को हम मिटाते जाएंगे ताकि इनके आंसर हम ऊपर बता सकें। देखिए, 3rd क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कहां जाना होगा? यह है हमारा अम्ल क्षार की, और अम्ल क्षार की जो डेफिनेशन थी उससे इसका आंसर निकलेगा। तो क्या बोला जा रहा है? लाल लिटमस को नीला कर रहा है। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता था? यह हमारी थी क्षार की डेफिनेशन में। क्षार की डेफिनेशन क्या थी? क्षार वो होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये हमारा किसका आएगा? क्षार में से। अब ये बोला जा रहा है इसका पीएच मान कितना होगा। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक और 14 से कम, या 14 तक। 7 से 14 तक। ठीक, ये हमारा क्षार की डेफिनेशन में से। तो अगर इसका पूरा आंसर लिखना होगा कि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला इसलिए कर देता है क्योंकि वो क्षार होता है और उसका पीएच मान 7 से अधिक तथा 14 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है, क्यों? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए जब तक इसको मिटाते हैं। हाँ, तो आश्रित जल, ये आश्रित जल क्या होता है? वर्षा का जल तो आप जानते हैं, लेकिन आश्रित जल क्या होता है?
आश्रित जल वो होता है जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो शुद्ध पानी बचता है बिना मिनरल्स वाला, चाहे तो पानी की भाप को फिर से पानी में बदल दो, ठीक, या पानी बहुत ज़्यादा गर्म करके उसके सारे मिनरल्स को हटा दिया जाए तो वो हमारा कहलाता है आश्रित जल, ठीक है, या भाप को पानी में कन्वर्ट कर दो तो वो पानी हमारा आश्रित जल कहलाता है। तो जो आश्रित जल होता है इसमें बिजली नहीं बहती है या विद्युत का चालन नहीं होता है। अगर तुम पानी की भाप बना के और उस भाप को उस पानी में करंट फ्लो कराओ, उसमें अपना हाथ डालोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, और लगेगा ही तो बहुत थोड़ा सा लगेगा क्योंकि उसमें मिनरल्स बहुत कम होंगे। लेकिन अगर वो 100% आश्रित जल है तो आपको करंट नहीं लगेगा। एक बाल्टी में पानी रख सकते हैं पर वो आश्रित होना चाहिए, और उसमें एक तरफ तार डालिए एक तरफ अपना हाथ डालिए, आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक। ये वजह क्या है। और जबकि वर्षा का जल हो, जहाँ तक कि नॉर्मल अगर टैप वाटर भी लेते हैं या नल का पानी भी लेते हैं तो उसमें आपको करंट लग जाएगा। ऐसा डिफरेंट क्यों होता है? देखिए, बिजली को चलने के लिए या विद्युत के चालन के लिए हमेशा आयनों की जरूरत होती है या इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो वर्षा का जो जल होता है ये अम्लीय होता है या इसमें बहुत सारे मिनरल्स या गैसें वगैरह भी घुली हुई होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें आयंस पाए जाते हैं। लेकिन अगर आश्रित जल की बात करें तो इसमें आयंस नहीं होते हैं। जब आयंस नहीं होंगे तो हमारा इसमें करंट भी फ्लो नहीं होगा, ठीक। इसलिए आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में मतलब अगर जल ना हो तो अम्ल हमारा अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा। दरअसल अम्ल कैसा व्यवहार दिखाते हैं? अम्लीय व्यवहार दिखाते हैं, हाइड्रोजन आयन को त्याग कर या हाइड्रोनियम आयन को त्याग कर। लेकिन अगर पानी ही ना हो तो वो अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखा पाते। ऐसा क्यों होता है? देखिए, होता क्या है, अम्ल अम्लीय व्यवहार जब दिखाते हैं जब उनमें से H+ आयन मुक्त हो या हाइड्रोनियम आयन H3O+, इन दोनों में से कोई एक बनना चाहिए, जब ही हमारा वो अम्लीय व्यवहार दिखाएगा। यदि ये दोनों मुक्त नहीं होते हैं तो हमारा वो अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा। अब जब जल ही नहीं है तो अम्ल टूटेगा कैसे? हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, अम्ल की डेफिनेशन में, कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो हमने उसमें एक वर्ड यूज किया था जलीय विलयन में, मतलब उनको जल में डालने पर। तो अम्लों को जब जल में डाला जाता है तब वो H+ देते हैं। और यहाँ हम जल की अनुपस्थिति में बात कर रहे हैं, तो जब जल की अनुपस्थिति होगा, जब जल ही नहीं होगा तो वो H+ कैसे देंगे? H+ नहीं देंगे, इसलिए ये अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा। होता क्या है, H2O, हालांकि इस टॉपिक को बाद में डिटेल में देखेंगे, ये हमारा ध्रुवीय कैटेगरी का होता है, पोलर कैटेगरी का। इसमें क्या होता है, O की तरफ थोड़ा सा नेगेटिव होता है और H की तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव पार्ट होता है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट्स होता है ये अम्ल में से H+ को खींच लेता है और H+ को अलग कर देता है। इस वजह से H+ अलग हो जाता है और ये अम्लीय व्यवहार दिखाता है अपना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? जल की उपस्थिति के कारण अम्ल से हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन्स बनते हैं, जिसके कारण वो अम्लीय व्यवहार दिखाता है। तथा जल की अनुपस्थिति में अम्ल में से H+ अलग नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखा पाता है, ठीक। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी पे राइट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो इधर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने, इसलिए आंसरों को ओरली ही बताना पड़ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है? देखिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से आता है तो थ्योरी का, पर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण से आप
क्या समझते हैं। तो देखिए ये जो वर्ड लग रहा है इसके नाम से ही डेफिनेशन निकलेगी। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कौन सा होता है, H+। और सांद्रण, सांद्रण के लिए क्या करते थे, जब चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसमें बताया था ये जो ब्रैकेट होता है ये सांद्रता को बताता है। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ेपन से, कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कितनी ज्यादा मात्रा है या इसकी कितनी ज्यादा मात्रा है उसका सांद्रण उतना ही ज्यादा होगा। अब तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता से आप क्या समझते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है हाइड्रोजन आयन की संख्या प्रति लीटर विलियन में। अच्छा ये जो संख्या होती है ये मोल में लेते हैं, इसके मोल। तो 1 लीटर विलियन में हाइड्रोजन आयन के मोलों को ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 लीटर विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोलों को ही हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहते हैं या हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जल का आयनिक गुणनफल क्या है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल का आयनिक गुणनफल क्या है, 25 डिग्री पर इसका मान क्या है। तो देखिए जल का आयनिक गुणनफल, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। आयनिक गुणनफल मतलब जल में जो आयंस होते हैं उनका गुणनफल ही जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। तो देखिए जल में कौन कौन से आयन होते हैं। दरअसल जल जो होता है H2 ये बहुत कम मात्रा में आयनित भी होता रहता है। जैसे H2 जो होता है ये H+ और OH- में टूटता रहता है। तो जल के आयन कौन से हैं, H+ और OH-। तो इसमें बोला गया है जल का आयनिक गुणनफल, मतलब ये जो आयन है इनका गुणनफल निकालना होगा। तो जल का जो आयनिक गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, जल के आयन हो गए और इनका गुणनफल ही क्या कहलाएगा, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। तो जल में उपस्थित हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के गुणनफल को ही जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। अब 25 डिग्री पर इसका मान कितना होगा, ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है। तो इस रूम टेम्परेचर पर इसका जो मान है वो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, तो जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, इतना होता है। ये 10⁻⁻ में क्यों लिखा गया है, ये जब न्यूमेरिकल पोर्शन होगा तब समझा दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही तथा खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। ये क्वेश्चन जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी आया था कि धातु के बर्तनों में खट्टे फलों को नहीं रखना चाहिए, क्यों। तो देखिए हमने अम्ल के रासायनिक गुणों में पढ़ा था कि अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हानिकारक लवण बनाते हैं और प्लस H2 गैस उत्पन्न करते हैं। ये ज्वलनशील गैस होती थी, इसके ऊपर एक्टिविटी भी दी गई थी एनसीईआरटी में जिसको हमने देखा था। तो जब हम धातु के बर्तन कौन से हैं, पीतल और तांबा, इसमें हम दही रखेंगे या खट्टे पदार्थ रखेंगे। तो खट्टे पदार्थों में क्या होता है, एसिड, अम्ल होता है। तो अम्ल और धातु जब संपर्क में आएंगे तो क्या होगा, लवण बनेगा और H2 गैस मुक्त होगी। और ये जो लवण जो बनेगा उस बर्तन में तो वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होता है और हाइड्रोजन गैस भी नुकसानदायक होती है। इसलिए हमें पीतल या तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको रफ कर देते हैं फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं परिवर्तित करती है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ये हमारा अम्ल है, ये क्या करती है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देती है।
ठीक, हमने अम्ल में पढ़ा था अम्ल नीले लिटमस को लाल में कर देते हैं, तो ये भी तो हमारा अम्ल है, तो ये नियम के अनुसार नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये HCl यहाँ पर जो है ये लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करती है, ऐसा क्यों? तो इसमें एक वर्ड लिखा गया शुष्क, और यहाँ पर भी एक शुष्क वर्ड यूज किया गया, इसी की वजह से ये पूरा खेल है। होता क्या है, हमने हाइड्रोजन की एक डेफिनेशन और देखी थी कि अम्ल जलीय विलयन में आयनित होकर H+ देते हैं, तो जलीय विलयन में ही तो ये H+ देगा और तभी ये अम्लीय प्रकृति दिखाएगा। अब यहाँ क्या है, शुष्क हाइड्रोजन है, शुष्क का मतलब इसमें पानी की मात्रा नहीं है, जब पानी इसको मिलेगा ही नहीं तो ये अपना अम्लीय व्यवहार कैसे दिखाएगा, और जब अम्लीय व्यवहार ही नहीं दिखेगा तो ये नीला लिटमस लाल कैसे होगा। ठीक, तो शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड होने के कारण इसको जल नहीं मिल पाता, और जब जल नहीं मिल पाएगा तो ये इससे हाइड्रोजन मुक्त नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये जो लिटमस पेपर है इसका रंग भी चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या लिखोगे, शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड में जल ना मिल पाने के कारण ये अम्लीय प्रवृत्ति नहीं दिखाता है, जिसके कारण लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं होता है। ठीक, इस तरह से हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें क्या बोला गया है, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हाँ, तो क्या बोला गया इसमें, अम्ल को तनुकृत करते समय, तो पहले ये समझना कि अम्ल का तनुकरण क्या होता है या तनुकृत क्या होता है। अम्ल को पतला करना ही अम्ल का तनुकरण कहलाता है। जब हम अम्ल में पानी डालते हैं तो वो पतला हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, दरअसल अम्ल में पानी नहीं मिलाते, पानी में अम्ल को मिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, तो हम अम्ल को जल में डालते हैं, जल हमारा नीचे होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, धीरे धीरे उसमें अम्ल डालते हैं। हम इसको उल्टा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि अम्ल रख लिया और उसमें पानी डाल रहे हैं, ऐसा करना नुकसानदेह है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब अम्ल और पानी आपस में मिलते हैं तो ये एक ऊष्मा छेपी क्रिया होती है, और ऊष्मा छेपी क्रिया हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी कि ये वो अपक्रिया होती हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो जब हम इनको मिलाएंगे अम्ल को या जल में, जब हम अम्ल को डालेंगे तो जल तो हमारे पास भरपूर है, उसमें जब हम अम्ल डालेंगे तो पूरा का पूरा अम्ल जल से क्रिया करके ऊष्मा छेपी क्रिया करेगा, और जिससे बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, और वो क्या होगा, आस्फलित होगा। आस्फलित मतलब एक उफान की तरह होगा, और जिससे क्या होगा, छींटे वगैरह आएंगे और जिससे जल भी सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं, मतलब जल हमारा नीचे होता है उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल डालते हैं, और साथ के साथ हम उसको हिलाते भी जाते हैं। अगर नहीं हिलाएंगे तो भी दिक्कत है, ताकि वो सही से मिलता रहे। अगर हम इसका उलट करते हैं तो हमारा एक तीव्र प्रक्रिया होगी, बहुत ज्यादा ऊष्मा छेपी प्रक्रिया होगी, जिससे जलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम अम्ल को हमेशा जल में मिलाते हैं, इसका उल्टा नहीं करते। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 10। अब है क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, इसमें बताया गया है एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों? देखो मोस्टली नहीं मिलाते हैं, पर कुछ मिलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, दूध निकालने और उसको डिलीवर करने में बहुत समय लग जाता है, उस कंडीशन में दूध फटने लगता है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए वो इसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं। अब इसका बेकिंग सोडा मिलाने का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए बेकिंग सोडा जो होता है हमारा, ये होता है हमारा क्षार। ठीक है, अब अगर दूध को समय मिलता है तो दूध में एक प्रोटीन होती है, उस जो प्रोटीन होती है लैक्टोज, लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। दूध में जो लैक्टोज होती है, दरअसल ये शर्करा होती है, ना कि प्रोटीन।
तो लैक्टोज शर्करा को किस में बदल देते हैं, लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारा दूध फट जाता है और खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो जब दूध को रखे रखे टाइम ज़्यादा होता है तो दूध में थोड़ा सा जो लैक्टोज है वो कुछ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे। तो इसी चीज को, लैक्टिक एसिड को मेंटेन करने के लिए इसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं। लैक्टिक एसिड क्या है हमारा, अम्ल। तो बेकिंग सोडा प्लस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये क्या है हमारा, अम्ल। ठीक, ये तुरंत तो नहीं होता है लेकिन कुछ देर बाद बनता है। तो बेकिंग सोडा हमने डाल रखा है, अब धीरे धीरे उसमें अम्ल बनने लगा, मतलब लैक्टिक एसिड बनने लगा, जिसकी वजह से दूध फटता है। तो जो क्षार है वो लैक्टिक एसिड को उससे मिलकर लवण में कन्वर्ट हो जाएगा, लवण प्लस जल में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड जो बनना है वो साथ के साथ खत्म होता रहेगा। और जब लैक्टिक एसिड कम होगा तो क्या होगा, हमारा दूध नहीं फटेगा। ठीक, तो एक दूध को हम लंबे समय तक रख सकते हैं। तो इस तरह से जो ग्वाले होते हैं वो दूध को अपने लंबे समय तक चला सकते हैं। ये जो हमारी क्रिया है, अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर लवण बनाते हैं, ये उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहलाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रबल एवं दुर्बल अम्ल क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, प्रबल और दुर्बल ये होता क्या है। प्रबल अम्ल जो होते हैं ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, मतलब जितने भी तुम मात्रा में उसको डालोगे पूरा का पूरा आयनों में टूट जाएगा। इसको हम बोलेंगे कि ये प्रबल अम्ल है। और अगर दुर्बल अम्ल की बात करें तो वो मान लो 10 ग्राम डाला है तो 10 ग्राम में से 3 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम इस तरह से टूटेगा, मतलब हमारा कंप्लीट 10 ग्राम आयनों में नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये हमारा दुर्बल अम्ल हो गया। लेकिन प्रबल अम्ल क्या होगा, अगर आपने 10 ग्राम डाला है तो ये 10 का 10 ग्राम 2 टुकड़ों में टूट जाएगा या अपने आयनों में बढ़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। तो हम क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल वो होते हैं जो कंप्लीट आयनों में टूट जाते हैं या पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, वे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या होंगे, इसके अपोजिट। तो वे अम्ल जो पूर्णतः आयनित नहीं होते, ठीक है, चाहो तो इसमें जलीय विलयन लगा सकते हो, तो वो अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब प्रबल अम्ल की जो उदाहरण मांगे गए हैं तो इसमें वही फेमस एग्जाम्पल है HCl और H2SO4। लेकिन अगर दुर्बल अम्ल की बात करें तो वो कौन से होंगे, वो होंगे CH3COOH, या और एग्जाम्पल लेना हो तो फॉर्मिक अम्ल का ले सकते हैं HCOOH। ये हमारे दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी युक्त बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता था ये हमने पढ़ चुका है। अब इसमें थोड़ा हल्का सा चेंज करके नया क्वेश्चन बना गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी युक्त बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये हमारा नमी मतलब पानी के साथ क्रिया करके जिप्सम बनाता है। और जिप्सम क्या होता है, ये सीमेंट में पड़ता है। 2% जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट में, तब वो इतनी चिपक नहीं बनती है। ठीक, तो अगर जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसी नमी वाले बर्तन में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जिप्सम बनेगा और जिप्सम की वजह से क्या होगा, ये चिपकना हो जाएगा। ठीक, तो ये 13 हमारे क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब इन जो 3 तरह के जो क्वेश्चन हैं या और भी जो क्वेश्चन इनमें वैल्यू चेंज होके आएंगे
उनको निकालने के लिए जो नोट्स चाहिए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये दो चीज़ आपको अगर आती हैं तो हम इन न्यूमेरिकल्स को निकाल सकते हैं, वरना ये न्यूमेरिकल्स बहुत टफ पड़ेंगे। तो देखिए, पहले हैं हमारे फॉर्मूले, इसके अलावा फिर लॉग के कुछ फॉर्मूले। इन दोनों को कैसे याद करना है, तो देखिए सबसे पहले पीएच। पीएच कितना होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये एच के चारों जो ब्रैकेट लग रहा है, ये ब्रैकेट दिखाता है सांद्रता को। ठीक, अगर ये हाइड्रोजन है तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट के अंदर आ गए तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है हमारा POH। POH आयन कितना होता है, माइनस लॉग POH की सांद्रता। ठीक, इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला होता है PH प्लस POH इक्वल टू 14। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है 10 की पावर माइनस में pH। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं जो हमें हर तरह के न्यूमेरिकल्स करवा देंगे। इसके अलावा कुछ लॉग की फॉर्मूले देखने, जैसे लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, इसके अलावा लॉग m की पावर n होती है, तो ये पावर आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा n log m। इसके अलावा log m इंटू n, जब 2 इंटू होते हैं या 2 का मल्टीप्लाई होता है तो वो हमारे प्लस में आ जाते हैं, तो log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तब हम इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सवालों को आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, pH 4 मान के विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताइए। pH 4 मान वाले विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए pH वैल्यू कितनी दे रखी है, pH है इसका 4। ठीक है, pH दे रखा है 4, क्या निकलवा रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या बताया था, हाइड्रोजन के चारों ओर ब्रैकेट। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कोई फॉर्मूला दे रखा है, तो देखिए ये दे रखा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है, 10 की पावर माइनस में pH वैल्यू, तो क्या लिखेंगे 10 की पावर माइनस pH लिखते हैं, यही तो है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 की पावर माइनस pH कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो pH की जगह क्या रख देंगे 4, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब देखिए सांद्रता जो होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर। ठीक, तो यूनिट को भी लगा दीजिएगा, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी, 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। तो पहला क्वेश्चन क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं और ये डायरेक्ट भी निकल जाते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं या 2 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10 की पावर माइनस 8 मोल पर लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH माइनस, इसका सांद्रण दे रखा है हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, तो सांद्रण क्या होता है ब्रैकेट। ठीक, कितना दे रखा है 1 × 10 की पावर माइनस 8 मोल पर लीटर। अब इसको 1 × 10 की पावर माइनस 8 है तो इसको 10 की पावर माइनस 8 भी मान सकते हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है पीएच मान ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना है पीएच ज्ञात करना है, लेकिन हमें दिया क्या है POH दिया है, तो P ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें पीएच और POH का संबंध हो, तो देखिए वो है हमारे यहाँ पर पीएच प्लस POH होता है 40, लेकिन यहाँ ये POH नहीं दे रखा OH दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए OH POH निकालना होगा। तो POH कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले हमें POH ही निकालना है, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। तो POH माइनस
पी ओ एच माइनस का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है हमारा माइनस लॉग ओ एच आयन की सांद्रता। तो माइनस लॉग ओ एच आयन की सांद्रता, ठीक है। तो ओ एच आयन की सांद्रता कितनी देखिए 10 की पावर माइनस 8, तो रख दो इधर। टेन की पावर सांद्रता है तो ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, 10 की पावर माइनस 8। अब इसको आगे कैसे सॉल्यूशन करोगे, तो इसके लॉग के फॉर्मूले में देखोगे क्या है, अगर पावर लॉग के ऊपर कोई पावर होती है, लॉग में किसी बेस के ऊपर पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है। तो इधर 10 के ऊपर पावर 8 है तो 8 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे। अब ये माइनस का 8 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8, ठीक है। और इधर कितना बचा, लॉग 10 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 8, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 10 की वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो पी ओ एच आ गया हमारा 8, ठीक। लेकिन हमें निकालना क्या था, पी एच फाइंड आउट करना था। तो अब हमें पी ओ एच भी पता है, इसके अलावा 14 हमारी वैल्यू है ही है, पी एच निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। पी ओ एच कितना दे रखा है 8, और पी एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फोर्टीन माइनस 8 इज इक्वल टू कितना बचा 6। तो पी एच आ गया हमारा 6। तो इस विलयन में पी एच मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके साथ के साथ ये भी पूछ सकता है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, इसका नेचर कैसा होगा। तो ये पी एच 6 किस में आएगा, ये हमारा अम्लीय प्रकृति में आएगा, ठीक है, या अम्लीय प्रकृति, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला है 1 विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा इतने मोल पर लीटर है, विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन की प्रकृति क्या है, तो देखिए जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी दे रखी है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9। ये मोल पर लीटर में है तो क्या दे रखी होगी, ये सांद्रता, ठीक है। सांद्रता हमेशा मोल प्रति लीटर में होती है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करिए, तो पीएच हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा log 10 की पावर 2 की वैल्यू दी गई है। देखिए ये जो 10 होता है ये बेस होता है, कभी कभी इन फॉर्मूलों में मैंने बेस को नहीं लगाया है। ये जो होता है log 10 बेस m इंटू n होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम इस 10 को हटा देते हैं। अब देखिए पीएच निकालना है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला पीएच का फॉर्मूला है, अप्लाई करेंगे माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसमें वैल्यू पुट करेंगे माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9। अब देखिए जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमारे यहाँ एक रूल होता है m इंटू एन क्या हो जाता है m प्लस एन हो जाता है। तो इसको अप्लाई कर देंगे रूल को, माइनस लॉग, देखिए माइनस है इसको हम बाहर ले लेते हैं वरना ये गड़बड़ कर देगा। तो log 4 प्लस log 10 की पावर माइनस 9, ठीक। और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इसके अलावा देखिए
log 4 जो है इसको हम log 2 की पावर 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हमने इसलिए किया क्योंकि log 2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी, तो log 2 हमें यहाँ मिल जाएगा और ये 2 हमारा आगे आ जाएगा। अब बचा log 10 की पावर -9, तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे, रूल के अकॉर्डिंग पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाती है। तो -9 है, तो ये जब -9 आगे आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 log 10, ठीक, इतना कर लेंगे। अब देखिए ये 2 पावर का कहाँ आ जाएगा, आगे, log 2 माइनस 9, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यहाँ दी हुई है, ठीक, ये आपको याद करनी है, तो इंटू 1। अब -2, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ दे रखी है 0.3010, 0.3010, ठीक है। ये log 10 इसका बेस है जो कि नॉर्मल फॉर्मूले में नहीं दिया गया, वो छुपा हुआ है। तो ये log 2 की वैल्यू रख दी, -9 बन जा 9, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -9, ठीक। अब ये जो बाहर माइनस लगा हुआ है इसको हम खोल देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना बचेगा, चलिए ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये हमारा प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 9 में से 0.6020 अगर जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारा 8.3 के आसपास वैल्यू आएगी, 8.3980, ये हमारी वैल्यू आएगी। और ये क्या चल रहा था हमारा, पीएच निकालना था, तो पीएच हमारा कितना आ गया, 8.3980 हमारी वैल्यू आ गया। इसके अलावा ये बोल रहा है इसकी प्रकृति क्या है, तो देखिए पीएच वैल्यू जब 7 से ज़्यादा होती है तो वो हमारा क्या होता है, क्षार, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षार। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरिकल क्वेश्चन हमने देख चुके हैं, और जो बहुत सिंपल थ्योरी के होते हैं कि अम्ल क्षार क्या है वो आप उसमें से नोट्स में से याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।